नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फर्स्ट चॉइस अड्डा पर। दोस्तों आज ये हमारी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए क्लास थर्ड है। बेसिकली ये एक प्रैक्टिस सेट है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं माय फ्रेंड्स। चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, यानी इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है दोस्तों। बिल्डिंग अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। जी नहीं दोस्तों, बिल्डिंग अकाउंट एक वास्तविक खाता माना जाता है, यानी रियल अकाउंट की श्रेणी में आता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट इज अ नॉन पर्सनल अकाउंट। देखिए आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट जो कि आउटस्टैंडिंग होती है वो पर्सनल अकाउंट मानी जाती है, यानी व्यक्तिगत खाता की श्रेणी में आती है, इसलिए ये भी आपका स्टेटमेंट गलत है। तीसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देखिए एवरी डेबिट हैज ए करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया था डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के अंदर कि हर एक डेबिट का अपना एक क्रेडिट होता है, प्रत्येक डेबिट का एक अपना क्रेडिट होता है, और ये दोहरा लेखा प्रणाली का आधारभूत नियम है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही है। इनकम्स आर डेबिटेड, इनकम्स तो हमेशा क्रेडिट होती है, चाहे इनकम हो या गेन हो, क्रेडिट होने का काम करता है। नेक्स्ट क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट। दोस्तों प्रीपेड जो भी है पहले ही पे कर दिया, नाम से ही साबित हो रहा है कि आपने ऐसा खर्चा था जो कि पहले ही पे कर दिया, तो वो खर्चे की कैटेगरी में क्यों आएगा दोस्तों, तो ये ऑप्शन तो गलत है। रेवेन्यू तो है नहीं, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर है एसेट, यानी एक एसेट अकाउंट है। प्रीपेड यानी इंश्योरेंस हो गया, रेंट हो गया, कुछ भी है जो आप पहले पे कर दे रहे हैं वो आपका एसेट माना जाता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट अ करंट लाइबिलिटी, यानी करंट लाइबिलिटी है ही नहीं दोस्तों। बिल्स पेबल, आप बचपन कह रहा हूं सॉरी, क्लास 11th से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जानते हुए आ रहे हैं कि बिल्स पेबल तो भैया आपका करंट लाइबिलिटी होता है। ट्रेड क्रेडिटर्स, लेनदार जितने होते हैं सब के सब किस कैटेगरी में आते हैं, करंट लाइबिलिटी के अंदर आते हैं। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, ऐसा इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है डिवेंचर्स पर, यानी आपको इंटरेस्ट पे करना है, आपकी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी है। बचता क्या है, बचता है कंटिजेंट लाइबिलिटी। कंटिजेंट लाइबिलिटी वास्तव में कोई दायित्व नहीं होते हैं दोस्तों, कोई ये लाइबिलिटी नहीं है आपकी, वह दायित्व होने की संभावना मात्र होते हैं, यानी कि हो सकता है कि नियर फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में ये अराइज हो जाए। अतः जो बैलेंस शीट होती है ना, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी जो एस्पेक्ट होता है उसके अमाउंट में इसको दर्शाया नहीं जाता, इसको दिखाया नहीं जाता अमाउंट बैलेंस शीट के अंदर, बल्कि एक नोट डालकर, एक टिप्पणी डालकर विवरण में आखिर में दिखाए जाते हैं, तो फुटनोट डालकर इसको दिखाया जाता है, इसलिए कंटिजेंट लायबिलिटी जो है वो आपका बिल्कुल सही है माय फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुड्स विड्रॉन बाय अ प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज। भैया कोई गुड्स विड्रॉ कर ले रहा है प्रोप्राइटर अपने बिजनेस से, अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहा है ना, और इस पर्सनल यूज, तो किस खाते को आप क्रेडिट करेंगे भैया। सबसे पहले तो एंट्री जान लो आप, एंट्री इसकी होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कौन सी एंट्री बनेगी इसकी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, क्योंकि गुड्स जो है वो ड्रॉ किए गए किसके द्वारा, ओनर के द्वारा, तो स्वामी द्वारा जो भी अपने निजी उपयोग हेतु व्यवसाय से माल निकालने पर किस खाते को क्रेडिट किया जाएगा भाई, जाहिर सी बात है परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, जिसको क्रय खाता भी कहते हैं हिंदी में, तो आपका परचेज अकाउंट इसमें बिल्कुल सही आंसर है। मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ बीच बीच में, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स हमारे पास हिंदी वाले भी होते हैं। पांचवा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स विल नॉट बी डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस। इसमें से कौन सा एरर ऐसा है जो ट्रायल बैलेंस के द्वारा डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ फाइंडिंग बैलेंस, या इनमें से कोई नहीं, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल इसमें बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज स्पिरिट डी कॉर्प्स। स्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब क्या होता है भैया, एकता में शक्ति होती है, यूनियन इज स्ट्रेंथ, इसका मतलब ये है। तो जो हेनरी फाइल के 14 एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स थे उसमें से एक ये यूनियन इज स्ट्रेंथ भी आपका है, और इसका मतलब है टीम स्पिरिट की भावना।
नेक्स्ट क्या है, नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस। नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस कैसा अकाउंट बनाते हैं? तो देखिए, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, या फिर आपका सभी अकाउंट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नेक्स्ट क्या है, द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज। पहला स्टॉक एक्सचेंज जो भारत में स्थापित किया गया था वो कौन सा था? कोलकाता, मुंबई, दिल्ली या फिर चेन्नई? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आंसर होगा मुंबई, यानी ऑप्शन सेकंड बिल्कुल इसमें सही है। देखिए, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की जो स्थापना हुई थी वो भी आपको पता होना चाहिए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसको कहा जाता है, 1875 में हुई थी इसकी स्थापना, और यह मुंबई के दलाल स्ट्रीट में स्थित है। एक भारतीय स्टॉक एक्सचेंज है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का ऐसा सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज भी कहा जाता है। तो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज आपको पता होना चाहिए क्या है, उसका नाम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। 31 अगस्त 1957 को BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत में सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट के तहत मान्यता प्राप्त पहला स्टॉक एक्सचेंज बन गया था। नेक्स्ट क्या है, विच कॉन्फ्रेंस, ऐसी कौन सी कॉन्फ्रेंस है जिसने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF संस्था को जन्म दिया था? तो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, यानी ऑप्शन ए आपका जो है वो बिल्कुल सही है माय फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या है, हु हैज इन्वेंटेड एक्स एंड वाई थ्योरीज, यानी एक्स एंड वाई थ्योरीज किसने इन्वेंट की थी? क्या वो मैस्लो है, मैकलैंड है, गिलबर्ट है, ब्रेथ है, या फिर मैकग्रेगर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो अपना साइकोलॉजिस्ट डगलस मैकग्रेगर इसका सही आंसर हो जाएगा। हु इज द फाउंडर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के फाउंडर किसे कहा जाता है? कौन है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के फाउंडर? एल्टन मायो, FW टेलर, मैक्स वेबर या हेनरी फायोल? तो भैया एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के तो फाउंडर एक ही हैं, अभी पीछे भी पढ़ा था आपने, 14 प्रिंसिपल दिए उन्होंने, हेनरी फायोल इनका नाम है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब इनेक्ट हुआ था? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में इनेक्ट हुआ था दोस्तों। वॉज पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी दोनों सदनों के द्वारा पारित किया गया था, और प्रेसिडेंट की सहमति से ये पारित हुआ उस 24 दिसंबर 1986 को। तो यहाँ पर इसका सही आंसर 1986 था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, यानी इनमें से कौन सी डबल एंट्री सिस्टम की स्टेज नहीं है माय फ्रेंड्स? देखिए, अपना पोस्टिंग होता है, लेजर में आप पोस्ट करते हैं, ओरिजिनल एंट्री बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट बनाते हैं, तैयार करते हैं। सस्पेंस अकाउंट कोई स्टेज नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दो या दो से ज्यादा फर्म्स का जब आप तुलना करते हैं, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तुलना करते हैं, क्या कहलाता है? वो कहलाता है इंटर फर्म कंपैरिजन, यानी ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, फिशिंग शुड बी क्लासिफाइड एज, फिशिंग को क्या कैसे किस श्रेणी में रखेंगे, क्लासिफाइड करेंगे? क्या वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है, जेनेटिक इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, या इनमें से कोई भी नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, और वो भी होगा क्या, जेनेटिक इंडस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी सही है। फिश कल्चर को जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर रखा जाता है। जेनेटिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो प्रोड्यूस करवाने का काम करती है, ब्रीड करवाने का काम करती है, कि किसी स्पेसीज को मल्टीप्लाई करवाने का काम करती है, चाहे वो प्लांट्स की हो या फिर एनिमल्स की हो, और जिससे व्यक्ति क्या कमाता है, प्रॉफिट कमाता है अपने बिजनेस में, उनको बेचकर फ्रॉम देयर से। आगे क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, मिनिमम नंबर कम से कम मेंबर्स कितने होने चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रजिस्ट्रेशन के लिए? 2, 7, 10 या 20? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 10, यानी ऑप्शन जो आपका सी वाला है वो बिल्कुल सही है। 10 एडल्ट पर्सन्स कम से कम होने चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज को क्या रजिस्टर करने के लिए। एनी 10 एडल्ट्स कैन वॉलंटरीली फॉर्म एन एसोसिएशन एंड गेट इट रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार की हेल्प से आप रजिस्टर करा सकते हैं। लाइबिलिटी कर्ता की लाइबिलिटी ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कैसी होती है? लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड होती है,
लिमिटेड उसकी एंटायर प्रॉपर्टी जितनी है उतनी होती है, या लिमिटेड टू प्राइवेट प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द मेंबर्स। तो दोस्तों राइट आंसर इसका है अनलिमिटेड, यानी ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। देखिए कर्ता कौन होता है, ज्वाइंट इन द फैमिली बिजनेस में वो जो कंट्रोल करने का काम करता है, यानी हेड भी कहा जाता है फैमिली का, सबसे बड़ा मेंबर होगा उसी को कर्ता कहेंगे। कर्ता की लायबिलिटी कैसी, अनलिमिटेड लायबिलिटी। लायबिलिटी दूसरे मेंबर की कैसी होती, लिमिटेड होती, जितना उनका शेयर उतनी उनकी लायबिलिटी। आगे क्या है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जिसको एमबीओ भी कहते हैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ये डेवलप किया गया किसके द्वारा, ये तो ज्यादातर लोगों को पता होगा शायद। क्या आंसर होगा इसका, हेनरी फायल, मैक्स वेबर, ल्यूथर हेस्ली गुलिक या पीटर एफ ड्रकर। तो भैया भाई साहब इसमें ड्रकर साहब अपने आ जाते हैं। एमबीओ जिसकी फुल फॉर्म होती है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये यूज किया गया था पीटर एफ ड्रकर के द्वारा। 1954 में उनकी बुक आई थी जिसका नाम था प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट बुक लिखी थी इन्होंने। तो ये पीटर एफ ड्रकर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एज लेड डाउन बाय हेनरी फायल। कितने प्रिंसिपल दिए भाई, 14 प्रिंसिपल दिए, खत्म। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर एज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इजेंशियली स्पीक्स आउट। किसकी बात करता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, वन हेड वन प्लान की, या एक प्लेस हर एक जगह के लिए होता भाई, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, यानी एक स्थान बना दिया जाता है और व्यक्ति उस स्थान पर वो चीज़ रखता है। इसमें क्या होता है कि भाई वर्कर्स जो हैं वो टाइम बहुत लेते हैं, है ना, तो वर्कर्स के लिए प्रिंसिपल बहुत अच्छा लागू होता है कि भाई जहाँ उनको सामान मिले हर जगह उस एक जगह बना दी गई भाई कि ये उनका औजार है, यहाँ रखे रहेंगे, वहीं से उठाया वहीं पे रख दिया, तो इससे टाइम भी कम बचता है, ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो ये अपना ऑप्शन ये सही हो जाता है। तो पहला वाला जो है ऑप्शन सही है कि फायल कहते हैं अपने प्रिंसिपल में कि सिस्टमेटिक, ऑर्डरली और प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो स्थान हो, या वो चीज़ें हो, थिंग्स हो, है ना। तो सब लोगों के लिए एक अपना प्रॉपर अरेंजमेंट बना के रखो ताकि ज़्यादा टाइम की वेस्टेज ना हो। टाइम की वेस्टेज नहीं होगी तो वो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करेगी वो चीज़। तो उन्होंने कंसेप्ट ऑफ ऑर्डर दिया, फाइल ने सोचा, देयर वाज अब फेल्ट दैट देयर वाज नो परफेक्ट ऑर्डर टू एनीथिंग, पर ये कोई परफेक्ट ऑर्डर नहीं होता हर चीज़ के लिए, बट दैट एनी फॉर्म ऑफ डिसऑर्डर वाज अनएक्सपेक्टेबल, यानी कोई आप डिसऑर्डर में चीज़ें रख रहे हो तो वो तो कोई भी स्वीकार नहीं करेगा, जाहिर सी बात है। गवर्नमेंट कंपनी इज वन वेयर इन, गवर्नमेंट कंपनी में क्या होता है भाई आप जहाँ पे 51 देख रहे हैं वहीं बिल्कुल आंसर सही है इसका, यानी कम से कम 51% इक्विटी शेयर्स जो है वो किसके पास रहते हैं, गवर्नमेंट के पास रहते हैं। तो ऑप्शन सी वाला जो है वो बिल्कुल सही है। अब पब्लिक कंपनी कैन इशू, एक पब्लिक कंपनी है, ठीक है, मैं इसमें पिछले वाले को भी अच्छे से बता देता हूँ। देखिए सरकारी कंपनी की दशा में जो है क्या होता है, 51% या उससे ज़्यादा स्वामित्व पूंजी समता अंश, जिसको इक्विटी शेयर्स कहते हैं, सरकार के पास होता है, जिससे सरकार का कंपनी के प्रबंधन पर ना नियंत्रण स्थापित हो जाता है, कंट्रोल स्थापित हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, पब्लिक कंपनी कैन इशू, पब्लिक कंपनी क्या इशू कर सकती है भाई, क्या इशू करेगी, तो इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। एक सार्वजनिक कंपनी समता अंश एवं पूर्वाधिकार अंश दोनों का निर्गमन कर सकती है। नेक्स्ट क्या है, प्राइवेट कंपनीज आर प्रेफर्ड, प्राइवेट कंपनीज को क्यों प्रेफर किया जाता है भाई, आप सब जानते हो भैया गवर्नमेंट कंपनीज की क्या हालत होती है। प्राइवेट कंपनीज को क्यों बंदा प्रेफर करेगा, कंट्रोल के लिए। कंट्रोल क्या होता है भाई, कुछ लोगों के हाथों में होता है प्राइवेट कंपनीज में, और प्राइवेट कंपनीज इसी वजह से अच्छी मानी जाती हैं। सामान्यतः नियंत्रण की दृष्टि से देखा जाए तो निजी कंपनी को अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें नियंत्रण किसके हाथ में, फ्यू हैंड्स में, कुछ ही लोगों के हाथ में है इसका नियंत्रण। नेक्स्ट क्या है, मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट एंड वैल्यू ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड टू, यानी कॉस्ट की जा रही है, उसका मेजरमेंट हो रहा कॉस्ट का, वैल्यू का, किसका मेजरमेंट हो रहा, कॉस्ट एंड वैल्यू किस चीज़ की, एम्प्लॉयज़ की। तो एम्प्लॉय भी एक तरीके से एसेट ही माना जाता है दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन का एक महत्वपूर्ण एसेट है ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। तो इसको मेजर किया जाएगा किसके अंदर, किस तरह की अकाउंटिंग में इसको लिया जाएगा, सोशल, इन्फ्लेशन, एनवायरमेंटल या ह्यूमन रिसोर्स।
तो दोस्तों ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इसका सही आंसर है। संगठन के उद्देश्यों के अनुसार योग्य कार्य समूह का निर्माण करना इसका उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्या है, बाटा शू शॉप इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बाटा शू शॉप किसका एग्जाम्पल है? कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर का, डिपार्टमेंटल स्टोर का, चेन स्टोर का, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों श्रृंखलाबद्ध दुकानें जो होती हैं जिसको चेन स्टोर कहते हैं वो बाटा शू शॉप का एग्जाम्पल है। वीडियो आज यहीं तक रख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन कवर करूंगा, इसका आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आने वाली वीडियोस अच्छी रहेंगी। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आपको पसंद आती हैं वीडियोस, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद और जय भारत माय फ्रेंड्स।